Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. I hope you all are taking interest and doing your best to learn the sent videos and lessons. Today I am going to teach you the fifth lesson of your course named A Hero, written by R.K. Narayan. तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो फिफ्थ चैप्टर जो है आ हीरो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले R.K. नारायण जो इसके राइटर हैं उनके बारे में और फिर इस लेसन के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखें, R.K. नारायण जो इसके रचनाकार हैं, राइटर हैं, उनके बारे में जानेंगे। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम देख रहे हैं अबाउट द ऑथर। This is your fifth lesson of the main book, Golden Rage, R.K. नारायण। अबाउट द ऑथर देखेंगे हम। देखिए, R.K. नारायण born on 10 अक्टूबर 1906, 10 अक्टूबर 1906 में जन्मे। 10 अक्टूबर 1906 में जन्मे R.K. नारायण वॉज अ लीडिंग राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश। भारतीय अंग्रेजी के इंग्लिश राइटिंग के, इंडियन इंग्लिश राइटिंग के वो एक अग्रणी लीडिंग लेखक थे। राइटिंग्स का मतलब रचनाओं। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, और उनके ज़्यादातर जो रचनाएं थी, उनकी जो मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स जो थी, उनकी जो ज़्यादातर रचनाएं थी, आर सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन। एक फिक्शनल माने काल्पनिक, साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारतीय एक टाउन जिसका नाम था मालगुड़ी। वहाँ उनके ज़्यादातर रचनाओं को रचा गया है। अर्थात वहाँ जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी है, जो भी वर्क्स हैं उनकी जो राइटिंग्स है, उसमें इस गांव का, इस फिक्शनल टाउन का जिक्र किया गया है। यानी उसी गांव को मान करके, उसी गांव की घटनाओं को मान करके उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। नाम है जिसका मालगुड़ी, विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। और इस गांव का जिक्र, इस टाउन का जिक्र जो है, पहली बार वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड नामक जो उनकी रचना थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले इस फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन को जिक्र किया था। इस फेमस नोवेल, और उनके जो फेमस नोवेल हैं उसमें उनका जो फेमस नोवेल है द गाइड नाम का, हैज़ बीन, इसे किया गया है वुवन इनटू द हिंदी फीचर फिल्म गाइड। हिंदी फीचर फिल्म गाइड आई थी, उसमें उनकी इस फेमस नोवेल को वू किया गया है। वो माने होता है बुना गया है। अर्थात कहने का मतलब इस गाइड के इनकी जो नोवेल था गाइड, उसके आधार पर हिंदी फीचर फिल्म गाइड जो है वो बनाई गई। हिज वर्क्स, और उनके जो ज़्यादातर रचनाएं हैं, डिपिक्ट, चित्रण करती है द सोशल कंटेक्स्ट, जो सामाजिक परिदृश्य है, सामाजिक रचना जो है, एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर, और उनके द्वारा जो स्टोरी में कैरेक्टर रखे गए हैं, उनकी डे टू डे लाइफ कैसी है उससे, और इसके अलावा जो सोशल कंटेक्ट्स है, वहाँ जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ का सामाजिक परिदृश्य क्या है, सामाजिक ताना बाना कैसा है, उसको लेकर के उनकी ज़्यादातर रचनाएं जो हैं इसका चित्रण करती है। वो कैरेक्टर हु आर प्री एमिनेंटली इंडियन, जो कि प्रायः पूर्व से ही भारतीय होते हैं। यानी कहने का मतलब ज़्यादातर जो इनकी रचनाएं हैं उसमें जो कैरेक्टर लिए गए हैं वो भारतीय हैं। ही इज़ वेल नोन, उसके अलावा वो फेमस हैं
फॉर हिज सिंप्लिसिटी। इसके अलावा उनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो सिंप्लिसिटी है, उस सिंप्लिसिटी के लिए प्रोज स्टाइल, उनकी जो प्रोज स्टाइल में गद्य शैली में जो सिंप्लिसिटी पाई जाती है उसके लिए वो जाने जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑथर एंड नाउ आई विल टीच यू अबाउट द लेसन। अब हम इस लेसन के बारे में जानेंगे, इसमें क्या है, किसको लेकर के एक रचना लिखी गई, किसकी घटना है, कौन है। तो अबाउट द टेक्स्ट, अबाउट द लेसन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, स्टोरीज जो हैं, इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज लिखी गई है फ्रॉम मालगुडी डेज से, मालगुडी डेज या मालगुडी के दिनों को से मालगुडी के दिनों से संबंधित जो भी उनकी इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, उनमें से ये एक है जो इनके द्वारा लिखी गई है। इट इज ए स्टोरी। अब बताया जा रहा है कि ये कहानी किसके बारे में, अबाउट ए बॉय नेम्ड स्वामी। ये स्वामी के बारे में लिखी गई कहानी है जिसका नाम स्वामी, एक लड़के के बारे में है जिसका नाम स्वामी है। हु इज़ अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग एलोन, जो कि डरता है, जो कि अकेले में सोने से डरता है। हु इज़ अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग एलोन, यानी एक ऐसा लड़का जो अकेले में सोने से क्या होता है, डरता, उसके बारे में ये कहानी है। इन डार्कनेस, स्लीपिंग एलोन इन डार्कनेस, ही इज़ मिस्टेकन। और एक बार की ऐसी कुछ घटना उसके लाइफ में होती है जिससे ही इज मिस्टेकन टू बी ए हीरो, उसको गलती से लोग क्या मान बैठते हैं, हीरो मान लेते हैं। और जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हर व्यक्ति के होती है जब वो ना चाहते हुए भी जीरो से हीरो बन जाता है और लोगों की नज़र में उस फेमस हो जाता है। वैसा ही कुछ इसमें हुआ है। ये लड़का रियली बहुत ही डरपोक है, अंधेरे में सोने से डरता, अकेले सोने से डरता है। लेकिन एक ऐसी घटना, ऐसी ज़िंदगी में उसके एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे वो जीरो से हीरो बन जाता है। इज मिस्टेकन टू बी अ हीरो हुज वन डेस्परेट एक्ट, वो गलती से हीरो बन जाता है। हुज वन डेस्परेट एक्ट, जिसका एक डेस्परेट एक्ट, दुस्साही कार्य जो है, डेस्परेट का मतलब होता है दुस्साही कार्य, जिसको पूरा करने की संभावना जो है, जिसके सफल, जिसमें ऐसा कार्य जिसको करने में सफल, जिसके पूरे होने के या सफल होने के चांसेस कम रहते हैं, उसको दुस्साहस कहा जाता है। तो उसका एक डेस्परेट एक्ट यानी दुस्साही जो कार्य है, लीड्स टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द मोस्ट नोटोरियस थीफ ऑफ द एरिया, यानी उसका एक दुस्साहस जो है उसके द्वारा जो किया गया है, उसके द्वारा जो एक दुस्साहस किया गया, उस दुस्साहस के कारण उस क्षेत्र का जो एक सबसे मोस्ट नोटोरियस जो थीप था, यानी सबसे जो कुख्यात, जो बदमाश जो थीप था, चोर जो है, उसको जेल जाना पड़ा। और ये चीज़ किसके द्वारा की गई, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो डरपोक है, कावर्ड है, और जो अलकेरे में डार्कनेस में सोने से डरता हो, उसके द्वारा ये कर दिया गया। यानी स्वामी द्वारा ये कार्य कर दिया गया। उसने एक ऐसा दुस्साहस किया जिससे कि वो बंदा पकड़ा गया और फिर वो लोगों की नज़र में जीरो से हीरो बन गया। कावर्ड से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन, एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति, ब्रेव पर्सन बन गया। इम्प्रिजनमेंट का मतलब आप जानते हैं, जेल ऑफ द मोस्ट नोटोरियस थीफ ऑफ द एरिया। उसके इस दुस्साहस से एक कुख्यात जो इस क्षेत्र का चोर था, वो उसे जेल जाना पड़ा। आइए, द बॉयज़ फादर कंपेल्स हिम, और इस बच्चे के जो पिताजी जो हैं वो उससे कंपेल करते हैं। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, बाध्य करना, बार बार उसे कंपेल करते हैं टू स्लीप इन डार्क रूम, अंधेरे में सोने के लिए। उसके पिताजी जो है उसको अकेले में, इन ए डार्क रूम एलोन, इन ऑर्डर टू टीच हिम, अकेले अंधेरे में सोने के लिए उसके पिता उसको बाध्य करते हैं। और वो किस लिए, टू टीच हिम अ लेसन ऑफ करीज, ताकि वो एक साहस का पाठ सीख सके, जानकर साहस उसके अंदर आ सके, फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, उसके भविष्य के लिए।
यानी वो बहुत ही डरपोक बच्चा था और उसके पिताजी इसके इस भीरूपन से, उस जो कायरता से, इस कावर्डिस नेचर से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इसीलिए वो चाहते थे कि उसे जैसे तैसे इस डर को, इस बुराई को, उसकी इस बुरे दुर्गुण को बाहर निकाला जाए और वो एक बहादुर बच्चा बन सके। तो इसके लिए उन्होंने उसे कंपेल किया कि तुम्हें आज इस अंधेरे कमरे में ही सोना है। और बस उसी मजबूरी में जब उस दिन वो सोया तो वो जो होना नहीं था वो हो गया, अर्थात वो जीरो से हीरो बन गया। हालांकि वो सही मायनों में वास्तव में हीरो नहीं था, लेकिन परिस्थितियां और स्थितियों ने उसको जब मजबूरन जो कार्य करवाया, दुस्साहस करवाया, डेस्परेट एक्ट उसने जो किया, उसके परिणाम स्वरूप वो लोगों की नज़र में जीरो से हीरो बन गया। तो आइए, द बॉय हैज़ ए नाइटमेयर। हुआ क्या, इस लड़के को नाइटमेयर आया, अर्थात दुस्वप्न देखा उसने, इन विच ही चेस्ड बाई ए टाइगर, जिसमें उसने देखा कि वो एक चीते द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। एंड ही अवेकन्स, और फिर वो जाग जाता है, ये देखते देखते वो जाग जाता है, ओनली टू फाइंड हिमसेल्फ, और जब वो जागता है तो अपने आप को पाता है अकेले, हिमसेल्फ लोनली, एंड सीज समथिंग मूविंग डाउन। और जब जागता है तो बस उसको वहाँ उस कमरे में एक कुछ हिलती हुई चीज़ नज़र आती है, विच टर्न्स आउट टू बी ए बर्गलर, और बाद में वो हिलती हुई चीज़ जो है एक चोर, सेंध लगाकर चोरी करने वाले चोर के रूप में सामने आती है। और फिर उसके बाद उसके सामने बचने का कोई साधन नहीं रहता। तो वो किस तरह से उसका मुकाबला करता है, और न चाहते हुए भी उससे मुकाबला करता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दुस्साहस करता है और उस मुकाबले में उसकी जीत हो जाती है और वो चोर पकड़ा जाता है। तो ये था अबाउट द टेक्स्ट। नाउ वी विल टेक द होल लेसन, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी देखा आपने अबाउट द ऑथर एंड लेसन। तो कुल मिला के ये स्टोरी एक स्वामी नाम के बच्चे के बारे में है जो बहुत ही कायर है, डरपोक है, और उसके पिता इसकी इस स्थिति से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और उसे बहादुर बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं, बहादुर बनाना चाहते हैं। तो उसी क्रम में देखेंगे, हम आगे चलेंगे। अभी हमने देखा, तो टेक्स्ट को हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अ हीरो। फॉर स्वामी, इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए जो घटनाएं थी उन्होंने एक अप्रत्याशित टर्न लिया, अर्थात बदलाव लिया। उसके लिए घटनाएं जो हैं बड़े ही अप्रत्याशित रूप से बदली। अनएक्सपेक्टेड का मतलब अप्रत्याशित रूप से, जिसकी कोई आशा नहीं हो। फादर, हुआ क्या, फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। चाहता नहीं था वो कि ऐसा हो, लेकिन अचानक घटनाओं ने इस तरह से बदलाव लिया, अप्रत्याशित रूप से बदली वो घटनाएं। तो उसके तहत क्या होता है, उसके पिता जो हैं लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, अखबार को पढ़ रहे थे उसके पिता। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प, और वो हॉल लैम्प जो था, जो बड़े कक्ष का जो हॉल का जो लैम्प था, उसके नीचे बैठ करके इस अखबार को पढ़ रहे थे। एंड सेड, उन्होंने, और ये सब जो उसके पिता का मकसद जो था, ये यहाँ जो इस खबर को, अखबार में आई न्यूज़ को उस तक पहुँचाने के पीछे उनका जो पर्पस था वो ये था कि ताकि इसे सुनकर वो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाए, अपनी कायरता को दूर करें, अपनी डरपोकपन को, शाइनेस को, डरपोकपन को दूर करने की कोशिश करें। इसलिए उन्होंने उसके सामने ये शेयर की थी ये न्यूज़। क्या वो कहते हैं उसके पिता, स्वामी, ओ स्वामी, लिसन टू दिस, अरे सुनो इसे, न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ, न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ,
द ब्रेवरी ऑफ द विलेज लेड। हाँ सुनो एक खबर, एक बहादुर लड़के की, एक गांव के बहादुर लड़के की बहादुरी की। विलेज लेड का मतलब, विलेज लेड माने लड़का, बॉय, ब्रेवरी माने बहादुरी। गांव के एक गांव के एक लड़के की बहादुरी की खबर जो है, टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ। घटना क्या थी, क्या बात हुई, कैसे उसने बहादुरी दिखाई, बता रहे हैं कि विलेज लेड जो है, जब वो जंगल पाथ से यानी जंगल के रास्ते से जब घर की तरफ गुजर रहा था, घर की तरफ आ रहा था, रिटर्न हो रहा था, लौट रहा था, केम फेस टू फेस विद द टाइगर। तो उसका सामना एक टाइगर से होता है। उसके पिताजी बता रहे हैं, खबर आई है बेटा, सुनो उसे ध्यान से अखबार में। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एक जो विलेज लेड जो है, गांव का जो लड़का है, विलेज बॉय, उसने बहादुरी के साथ एक टाइगर का, जब वो अपने विलेज पाथ से जब वो घर लौट रहा था, तो उसका सामना किस तरह से एक टाइगर से होता है, उसकी बहादुरी की कहानी आज आई हुई है, उसे तुम सुनो, ये उन्होंने उसको कहा। द पैराग्राफ डिस्क्राइब, और इस पैराग्राफ में, इस न्यूज़ में ये बताया गया था, द फाइट डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। उस लड़ाई के बारे में जो उस बच्चे ने, उस लड़के ने उस टाइगर के साथ लड़ी थी। एंड हिज फ्लाइट, और इसके अलावा फिर उसके बाद उसका फ्लाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर ए हाफ अ डे। लड़ते लड़ते, बहादुरी से सामना करते करते, लड़ाई करते हुए, और फिर वो किस तरह से पेड़ पर चढ़ जाता है। फ्लाइट अप ए ट्री वेयर ही स्टेड फॉर ए हाफ ए डे, जहाँ पर वो लगभग आधा दिन क्या करता रहा, बैठा रहा। टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल द टाइगर, जब तक कि कोई उस रास्ते पर नहीं आ गया और उस चीते को उसने मार नहीं दिया, जब तक वो उसी पर बैठा रहा। इस तरह की एक खबर जो है, एक न्यूज़ जो है, उसके फादर ने उसके साथ शेयर की अखबार, व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। और इसके पीछे जो उनका एम था, मकसद जो था, वो ये था कि ताकि इस घटना को सुनकर वो इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके, और अपनी इस कमी को दूर कर सके, डरपोकपन को दूर कर सके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, इस न्यूज़ का कोई असर स्वामी पर होता है या नहीं, उसकी जानकारी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ले रहे हैं। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी। इसे पूरा पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू है, फादर पढ़ते के दौरान पिताजी ने, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सेडली एंड आस्क्ड, उसकी तरफ बिल्कुल नज़र गड़ा करके देखते हुए उन्होंने फिर उससे पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट। क्योंकि उनका मकसद वही था कि उसे इंस्पायर किया जाए, तो इसके लिए उस पर उन्होंने सुना करके इस घटना को, और फिर एक सवाल उससे पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में, तुम क्या कहते हो। स्वामी सेड, जैसा कि हर डरपोक आदमी किसी भी बहादुरी की घटना को सुनकर, करीजियस इंसिडेंट को सुनकर बहाने ढूंढता है, ठीक वैसे ही उसने क्या, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ए ग्रोन अप। अरे नहीं नहीं पिताजी, मैं सोचता हूँ कि शायद ये जो लड़का है ना, ये कोई छोटा नहीं होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है, हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप, कि ये काफ़ी मजबूत होगा और काफ़ी बड़ा होगा मेरे हिसाब से पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। और वो बिल्कुल ही एक लड़का नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक बच्चे के लिए कि वो इस तरह से टाइगर से लड़ सके, सामना कर सके। मेरे हिसाब से पिताजी, वो तो एक बड़ा आदमी, कोई स्ट्रॉन्ग मैन और काफ़ी बड़ी उम्र का या मजबूत यंग मैन होगा, बजाय किसके, एक लड़के होने के, ऐसा उसने कहा। हाउ कुड अ बॉय फाइट ए टाइगर। और पिताजी आप तो जानते ही, बहुत मुश्किल है एक लड़के द्वारा कि वो, एक लड़का जो है वो किसी टाइगर से भिड़ जाए, लड़ जाए,
ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद उसके पिताजी क्या कहते हैं, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। तो बेटा ऐसा लगता है शायद तुम उस अखबार वाले से ज़्यादा, न्यूज़पेपर से ज़्यादा अपेक्षाकृत बुद्धिमान हो, तुम्हें ज़्यादा अच्छा, तुम्हें ज़्यादा समझ में आती है ये बात। वो मूर्ख है, उसने इसका मतलब झूठी खबर छापी है। फादर स्नीयर्ड, पिताजी ने उस पर मजाक उड़ाई, उसकी व्यंग कसा। स्नीयर का मतलब होता है मोकेट, या किसी पर व्यंग कसना जो होता है उसको स्नीयर कहते हैं। अ मैन may have द स्ट्रेंथ। फिर देखिए एक इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल बात उसके पिताजी ने कही, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड। उसकी उस बात को उन्होंने काटा कि बेटा, पहले तो उस पर व्यंग कसा और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जो हमें भी जानना है, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। एक आदमी के पास में हो सकता है। देखिए यहाँ पर मे का प्रयोग आया है, तो मे का प्रयोग किस कारण से आया है यहाँ पर, जब किसी सेंटेंस में संभावना 50-50% होती है तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। तो इसी कारण से यहाँ मे का प्रयोग किया गया, और 100% हो तो केन लगता है पॉसिबिलिटी में। अ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। हो सकता है कि एक आदमी में हाथी जितनी ताकत हो, एंड येट बी ए कावर्ड, लेकिन फिर भी वो क्या हो, बहुत ही कावर्ड हो, बहुत ही डरपोक हो। वेयर एज, वहीं अनदर में, एक अन्य व्यक्ति जो है, हो सकता है कि एक अन्य व्यक्ति अनदर में है द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव, कि एक व्यक्ति की जो में कंजम्पटिव की ताकत हो, अर्थात वो टीबी पेशेंट हो। कंजम्पटिव का मतलब होता है टीबी पेशेंट, यानी वो बहुत ही दुर्बल हो, बहुत ज़्यादा उसकी ताकत नहीं हो। देखिए वन हु सफ़र्स फ्रॉम, कंजम्पटिव का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कंजप्शन से पीड़ित हो, और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का शिकार व्यक्ति जो है, यानी बेहद कमज़ोर आदमी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, वेयर एज अनदर मैन में है, वहीं वो कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, वेयर एज अनदर में है द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव मीन्स टीबी पेशेंट, यानी एक आदमी हो सकता है टीबी पेशेंट हो, बट इफ़ ही एज करीज, लेकिन साथ ही उसने बताया, उसके पिताजी ने बहुत ही इंस्पायरेशनल बात बताई जो हम सभी पर लागू होती है, और हमें भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि लेकिन अगर उसमें करीज है तो भले ही वो टीबी पेशेंट हो, बहुत कमज़ोर हो, वेरी वीक हो, ही कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ जो भी बात उसके पिताजी ने उस स्वामी के सामने उसकी जो कायरता को दूर करने के लिए, उसके कावर्ड नेचर को दूर करने के लिए जो इंस्पायरेशनल बात उदाहरण के साथ उन्होंने बताई, उससे तो यही साबित होता है कि अगर किसी व्यक्ति में करीज हो तो भले ही वो किसी भी तरह का हो, बेहद कमज़ोर भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर करीज हो, साहस हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचार है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो है, थॉट जो हमारे सामने आ रही है, वो है करीज इज एवरीथिंग। साहस सब कुछ है, करीज इज एवरीथिंग। तो सामने आती है इससे बात कि करीज ही सब कुछ है, एवरीथिंग। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे में जो ताकत होती है और एज जो है, उनका कोई महत्व, उनका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी एज का हो, अगर उसमें करीज है तो वो कुछ भी कर सकता है। स्ट्रेंथ, अगर किसी व्यक्ति में स्ट्रेंथ कम हो, ज़्यादा नहीं हो, वो ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन अगर करीज है तो वो भी मुश्किल भरे कामों को हल कर सकता है, मुश्किल भरे कामों को कर सकता है। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, करीज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इस पैराग्राफ में हमको एक तरह से इस स्टोरी का मैसेज जो है वो मिल गया है कि करीज यानी साहस ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ताकत और
उम्र जो है इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो ये बात उसके पिताजी ने कही। अब आगे देखिए, स्वामी पर इसका कोई असर पड़ता है या बेअसर रहता है, वो अनअफेक्टेड रहता है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, और फिर स्वामी ने वही, जैसे कि हर कायर आदमी करता है, ठीक वैसे ही बहाने बनाए। उसने इस पिता के इस सिद्धांत को, अभी जो पिताजी ने एक सिद्धांत बताया, करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इस थ्योरी को उसने गलत साबित किया। उसने उसको विवाद खड़ा कर दिया कि वो सहमत नहीं था। ही वॉज नॉट एग्री विद दैट थ्योरी। हाउ कैन इट बी फादर, हाउ इट कैन बी फादर, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। सपोज आई हैव, मान लीजिए, कहता है कि आई हैव ऑल द करेज, मेरे अंदर मान लीजिए बहुत साहस हो। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी, तो मान लीजिए अगर कोई, मेरे में बहुत कुछ है, मेरे में बहुत साहस है, लेकिन अगर कोई टाइगर जो है मुझ पर आक्रमण कर देता है तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, ये बात उसने कही। पिताजी के उस थ्योरी को काटते हुए, थ्योरी पर डिस्प्यूट पैदा करते हुए, उसको उस थ्योरी पर एग्री नहीं होते हुए उसने ये बात कही। फिर पिताजी ने क्या कहा, लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। तो मजाक उड़ाया उसके पिताजी ने उसका। अरे वाह भाई वाह, अरे छोड़ो छोड़ो, ताकत की तो बात छोड़ो, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, पहले तो तुम ताकत की बात छोड़ो, पहले तो ये बताओ क्या तुम साबित कर सकते हो तुम्हारे अंदर साहस है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की करेज है। लेट मी सी, चलो लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन, चलो अगर तुम वास्तव में साबित करना चाहते हो तुम्हारे अंदर साहस है। वैसे तो मुझे नहीं लगता, ताकत की बात छोड़ो, लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये भी साबित कर सकते हो तुम्हारे अंदर साहस है, ताकत की तो बात दूर की बात है। तो चलो मैं तुम्हारी ये जो तुम्हारे अंदर साहस है या नहीं है, मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। लेट मी सी, देखना चाहता हूँ। इफ़ यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, कि क्या तुम मेरा जो कार्यालय कक्ष है, ऑफिस रूम जो है, क्या तुम वहाँ सो सकते हो अकेले, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर साहस है या नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें ये टेस्ट देना होगा। उसके पिता ने इस मौके को भुनाया और ये प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा, ओ हो मरवा दिया, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त, भयानक। फ्राइटफुल का मतलब डरावना, प्रोपोजिशन का मतलब प्रस्ताव है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना प्रस्ताव है, ऐसा उसने महसूस किया स्वामी ने। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट, अब उसके ऐसे बच्चे के लिए, ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, जो अपनी हमेशा दादी के बगल में सोने वाला है, उसके लिए ये प्रोपोजिशन, ये जो प्रस्ताव था, रियली बहुत ही डरावना प्रस्ताव था। उसके लिए ये बस की बात नहीं थी। अभी तक तो वो सिर्फ ऊपरी तौर पर बात करता रहा, उसे ये पता नहीं था कि आज उसके पिताजी किस इरादे से उससे ये बातें कर रहे हैं। और फिर वो अपनी ही बात में उलझ गया, फंस गया। जब उसके पिताजी ने उसे कहा कि ठीक है, तो तुम बात करते हो साहस की, तुम्हारे अंदर ताकत, स्ट्रेंथ की तो बात छोड़ो, तुम्हारे अंदर अगर करेज भी है तो वो साबित करके बता सकते हो क्या तुम, तो चलो आज तुम्हारी ये परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया, फ्राइटफुल प्रपोजल रख दिया कि तुम्हें आज मेरे रूम में अकेले सोना होगा। अब वो बच्चा जो हमेशा अपनी दादी के बगल में सोता था, इन द पैसेज, गलियारे में, एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और किसी भी तरह से इस व्यवस्था में परिवर्तन जो है, यानी दादी के पास सोने वाली जो उसकी जो ये अरेंजमेंट था, व्यवस्था जो थी, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, उसे उस बात प्रस्ताव ने क्या कर दिया, कंपकपी पैदा कर दी। एंड अवेक ऑल नाइट, और वो सारी रात जागता रहा, उसे सारी रात जागने में मजबूर कर दिया। ही होप्ड एट फर्स्ट, शुरू में तो उसने आशा की, दैट हिज फादर वॉज ओनली, तो उसके पिताजी जो हैं केवल क्या कर रहे हैं, ओनली जॉकिंग,
केवल मजाक कर रहे हैं, ऐसा उसको लगा। शुरू में उसको लगा कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, पिताजी केवल मजाक कर रहे हैं, केवल जोकिंग कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, तो उसने इस पर धीरे से, मम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना, धीरे से बोलना, मरमर भी कहते हैं इसको, मरमर, मम्बल, स्पोक इन ए लो वॉइस, विस्परिंग भी कहा जाता है इसको, मरमर, मम्बल, मटरिंग। वो धीरे से बोला, यस, जैसे मानो उसके लिए ये अनचाही बात हो, उसको पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा यस एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। और फिर उसने ये कह करके हर उस कायर बच्चे की तरह अपने सब्जेक्ट जो चेंज द सब्जेक्ट, जो टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था, जो चल रहा था, उसको बदलने की कोशिश की। ही सेड, और फिर उसने कहा वेरी लाउडली, बड़े ही जोर से, एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, और बड़े ही उत्साह, एंथुजियाज्म का मतलब होता है झील, उत्साह, फरवर भी कहते हैं। बड़े जोश के साथ उसने बात को चेंज करते हुए कहा, वी आर, पापा बताया आपको, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स। पता है पिताजी आपको कि हम लोग अब ना ये बड़ों को भी, एल्डर्स को भी हम शामिल कर रहे हैं इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। आज के बाद हम लोग, जबकि ये जो बात उसने कही, उसका अभी तक जो चल रही थी बात, उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे तो टॉपिक चेंज करना था। जैसे तैसे वो चाहता था कि पिताजी इस प्रस्ताव को भूल जाएं। पता है पिताजी, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। यानी उसने बताया कि अब हम आज के बाद हमारे क्लब में बड़े बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स, और हम लोग खरीद रहे हैं बिल्कुल नए नए बैट्स एंड बॉल्स। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, और हमारा जो कैप्टन है उसने मुझे ये बताया है कि ये सूचना मैं आपको, इस सारी बातों के बारे में आपको बता दूं, ऐसा मेरे कैप्टन ने बताया है। तो कुल मिला के यहाँ पर उसने ये बात कह के उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की, जिसका कोई इस बात से लेना देना, अभी जो बात उसने कही उससे कोई लेना देना नहीं था। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। और उसके पिताजी ने बड़े ही चतुरता के साथ उसकी इस बात को काटते हुए कहा, ठीक है, इस बात पर हम बाद में बात कर लेंगे। उन्होंने उसकी बात को काटते हुए कहा, यू मस्ट स्लीप अलोंग हियर आफ्टर। अब बस तुम्हें आज के बाद अकेले ही सोना होगा। आज के बाद स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब उसे लगा कि मामला जो है अब उसकी नियंत्रण से बाहर हो गया है। पिताजी मानने वाले नहीं हैं। बियॉन्ड का मतलब होता परे हो जाना। अब उसकी नियंत्रण से ये मामला बाहर निकल चुका है। अब पिताजी जो है मानने वाले नहीं हैं। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम अब ये चुनौती से, जो ये मामला जो पहले चुनौती लग रहा था उसे, अब वो बन गया है प्लेन कमांड। पिताजी के लिए ये जो पहले एक चुनौती की बात थी, लेकिन अब ये प्लेन कमांड हो गई थी उनके लिए, एक सामान आदेश हो गया था। ही न्यू हिज फादर्स टेनासिटी एट सच मोमेंट्स, और वो अपने पिता की जिद को, टेनासिटी का मतलब जिद, अपने पिता की जो जिद थी उसको वो अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से वो इस तरह के मोमेंट्स पर जिद करते हैं, अपनी बात को मनवा के ही रहते हैं, वो अच्छी तरह जानता था। इसलिए अब उसको ये एक चुनौती से एक प्लेन कमांड के रूप में नज़र आने लगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट। आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और डेफिनेटली अब आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाएं। पहले भी पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की थी कि अब आपको सीरियस होने का टाइम आ गया है। अब आपके लिए समय बहुत कम है, लेसन्स भी बहुत सारे हैं, अभी बहुत से ग्रामर टॉपिक्स भी बाकी हैं, कंपोजिशंस भी बाकी है। तो आप लोग प्लीज़ बी केयरफुल एंड सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग इट। ओके, थैंक यू।